गुड इवनिंग। हम लोग यार देखो डिवीजन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यार। CFT इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। इसको सबसे पहले जो देने वाले थे उनका नाम था वान ब्लैक बैठे, है ना। ये नाम उनका था वान ब्लैक बैठे। और यहाँ इन्होंने ये कहा था कि प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मेटल कटायन एंड लिगेंड्स। अब इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा वान ब्लैक बेथे ने कि जो सेंट्रल मेटल कटायन होता है उनके और लिगेंड के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इन्होंने कहा कि जैसे कोई मेटल है उस पर ये प्लस है और ये लिगेंड है, इनके बीच में जो फोर्स होता है इन्होंने इसका नाम दे दिया प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं था। कैसे? कुछ कंपाउंड होते हैं जहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग बनती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे ये मेटल है और ये मान लीजिए लिगेंड है, तो जिससे लिगेंड के थ्रू बॉन्ड बनेगा फिर मेटल के थ्रू भी बॉन्ड बनता है। तो जब दोनों साइड से बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे एक तरह से कोवेलेंट नेचर हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रेजेंट होता है वो सही नहीं होता, इट इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। ये यहाँ जो ये बोला जाता है कि प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो देखिए प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। समझ पा रहे हैं आप? जिसे बोल दिया गया प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब देखिए कंप्लीट प्लस और दूसरा कंप्लीट माइनस है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी को होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुन पा रहे हैं आप? लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि सर ये जो मेटल है इनके जो लिगेंड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ओवरऑल देखिए तो दोनों टाइप का बॉन्ड हो गया ना। अब इसी को अगर लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी जैसे बॉन्ड के रिस्पेक्ट में माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आयनिक जो बोला गया कि प्योर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमीडिएट होता है। यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमीडिएट, जो कि हमारी जो एनसीईआरटी वो इसी को प्रायोरिटी देती है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा होगा कि इट इज द प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मेटल कटायन एंड लिगेंड के बीच में। बट ये ऐसा ट्रू, ये सही नहीं होता क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो इंटरमीडिएट होता है, आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का बॉन्ड होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला वान ब्लैक बीथे ने कि जो यहाँ पे निगेटिव लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं? निगेटिव लिगेंड वो एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जो निगेटिव लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह। एंड व्यू बता रहे हैं क्या होता है। एंड जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड बिहेव एज द डाइपोल, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई? बिहेव एज डाइपोल। किसकी तरह बिहेव करेंगे? अब जैसे देखिए जैसे मेटल है और ये कोई Cl नेगेटिव मान लीजिए ऐसे, और ये प्लस है, तो मैंने कहा कि इनके बीच में इसको इन्होंने कहा कि यहाँ जो लिगेंड है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। और अगर ये जैसे मेटल है और ये अमोनिया का नाम सुना होगा आपने, इस पे लोन पेयर है, ये प्लस है, तो यहाँ जो ये बॉन्ड बनेगा तो ये जो अमोनिया होता है इस पे 3H है ना, देखिए तो ये देखिए इस पे H है कि नहीं, तो जब H है
तो ये देखिए, जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसको डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि कोई न्यूट्रल लिगेंड कैसा हो तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करे। किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइपोल की तरह। और अगर निगेटिव तो किस तरह बिहेव करेगा? क्या ये बात समझ गए? तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो निगेटिव लिगेंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इस तरह से, डाइपोल की तरह। और उन्होंने यही नाम दे दिया कि जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ये वीक, मतलब प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है। जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमीडिएट होता है, वो आयनिक और कोवेलेंट के बीच का। क्या इतना समझ पा रहे हैं? अब यहाँ देखिए, इसमें जो मेन होता है क्या है कि कोई भी मेटल से लिगेंड अप्रोच करना चाहता है, जो मेटल है उसे कौन अप्रोच करना चाहता है? लिगेंड। मतलब मेटल के पास कौन पहुंचना चाहता है? लिगेंड। ये बात समझ पा रहे हैं? अब जो लिगेंड जा रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास लोन का नेगेटिव चार्ज है ना। जो मेटल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? मेटल के पास जैसे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D10 होता है ना कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे अगर D1 आ गया तो D में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? मतलब उस मेटल के जो D ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर D2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर D3 आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर D4 है तो 4 है ना। उस मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ऐसे सोचिए, जैसे आप उधर कोई रस्सी ऐसे खींच रहे अपनी तरफ, ऐसे ऐसे रस्सी खींच रहे, ठीक है? आप ऐसे रस्सी खींच रहे हैं, तो जब रस्सी खींच रहे अपनी तरफ, तो हो सकता है कि अगर आपके बाहर, मान लीजिए आप जहाँ खड़े हो, अगर आपके बाहर कुछ बड़ा सा इस तरह का कोई सब्सटेंस हो और थोड़ा सा होल हो जिसमें से आप रस्सी से खींच रहे हो, तो जब रस्सी खींचेंगे तो मान लीजिए उसमें कोई बैलून बंधा हो, वो जब आपके नजदीक आएगा तो जो और आस पास जो लोग होंगे उसको रोकने का काम करेंगे। जैसे आपके मान लीजिए आजू बाजू, जैसे मान लीजिए आपने इधर बैलून बांधा बड़ा सा, एक बैलून आपने इधर बांध लिया, एक बैलून आपने इधर ऊपर बांध दिया, एक बैलून आपने इधर बांध दिया, बस थोड़ा सा कहीं पे स्पेस है, उसे एक बड़ा सा बैलून आप खींच रहे हैं। या ऐसे सोचिए जैसे आप किसी से धक्का मारना चाहते, क्या करना चाह रहे हैं? तो अगर आप किसी को धक्का देंगे तो ये जो हाथ आपका ये वाला पोर्स उससे टकराएगा, ये भी टकराएगा क्या? नहीं ना। तो वैसे क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पे मैंने ये बोला गया कि जैसे आप जो मेटल उसका डी ऑर्बिटल होता है मेटल के पास। अब जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल होगा, मैं देखिए पहले बता भी दे रहा हूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा, यदि कोई भी सेंट्रल मेटल है, जो भी चाहे सेंट्रल मेटल है, मेटल बोल दीजिए, उसका डी सबसेल होता है और इसी डी सबसेल में डी ऑर्बिटल होता है और इसी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मेटल का डी सबसेल है उसमें क्या अवेलेबल होता है? डी ऑर्बिटल। और उसी के पास क्या होता है? अब एक डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 5। अब देखिए, अब जो मेटल होगा इसके पास, जैसे हमने इसे एक बॉक्स बना दिया इस तरह, समझिए, ठीक। अब इसका नाम हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब डी जेड स्क्वायर। ये समझ गए? इसमें से 3 एक तरह के होते हैं और ये 2, इनको एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नॉन एक्सियल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन एक्सियल। ये जो एक्सियल है ना, ये इनको आगे चल के ईजी बोलेंगे, इनको T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T2G। एक्सियल मतलब ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। एक्सियल मतलब ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। और ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्या होता है? ये बिटवीन द, कभी कोई पूछता है 45 डिग्री। अब देखिए, पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये कैसे है? ये बताइए। देखिए, अगर ये एक्स और ये क्या है, तो एक लोब एक्स पे बनेगा, दूसरा लोब, और ठीक है, मान लिया हमने अपने मन से इसको जेड माने। क्या माने? जेड। तो ये ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है? और ये हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस, और जो 3 होते हैं ना बिटवीन द एक्सिस होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने मन से आप इसको ऐसे बना करके और नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। ये ऐसे होते हैं बिटवीन द एक्सिस, है ना। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा समझिएगा मेरी बात। जैसे आपने परिवरी वगैरह का डायग्राम देखा होगा, है ना। जैसे ये मेटल है, कोई भी मेटल होगा उसके पास ये ऑर्बिटल है ना, इस तरह के। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ इसको, थोड़ा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा समझ में, क्योंकि कोई भी नई चीजें थोड़ी सी टाइम ले लेती है। अब जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये M, ठीक है, और ये अलोंग द एक्सिस, ये उसमें ये वाला ऑर्बिटल है, और ये दूसरा ये वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक। और साइड से ये कुछ ये वाले ऑर्बिटल है, नहीं सॉरी, जो नॉन एक्सियल है, जो कैसे हैं?
इस मान लीजिए वो इधर है ऐसे कुछ इस तरह से, ये कौन सा ऑर्बिटल है? नॉन एक्सियल। ये समझ गया आप। अब इधर लिगेंड है, कौन है इधर? थोड़ा मैंने इसी को एक जगह बना दिया, थोड़ा समझेंगे आप तो समझ जाएंगे अच्छे से। मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे है और मेरे जैसे एक ऑर्बिटल मान लीजिए इस तरह से हो गया, मतलब इसमें बहुत सा ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर हम कोई हमसे मिलने आना चाहेगा तो हम उसको बुला रहे हैं तुम चले आओ, और अगर मेरे कुछ सिक्योरिटी गार्ड मेरे आजू बाजू खड़े हो, कुछ मेरे सिक्योरिटी गार्ड मेरे आजू बाजू मतलब से वो मेरी सिक्योरिटी मेरे आजू बाजू लगी हुई है, एकदम जेट सिक्योरिटी मेरी है, वो मेरे आसपास लगी हुई है, तो जो आएगा उसको रोकेंगे क्या? मैंने फोन करके बोला तुम चले आओ सीधे, वो जैसे ये लोग रोक देंगे क्या? देखिए लिगेंड क्या करेगा, मेटल से मिलने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? लेकिन उसके जो डी वाले हैं ना, ये डी वाले देख रहे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा तो बहुत अच्छा फील करेंगे आप। देखिए ये लिगेंड है, कौन है भैया? ये इस पे लोन पेयर था यार, मेटल ने फोन कर दिया तुम चले आओ यार, क्या कर रहे हो? जैसे हम बोलते हैं क्या कर रहे हो भाई, चले आओ जल्दी से यार। तो ये देखिए ये लिगेंड है, ये जा रहा था, मेटल ने कहा चले आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो उसके ये देख रहे हैं ये जो बाहर लगे हुए लोग हैं, जैसे जो उसके डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस वाले हैं या जो बिना द एक्सिस वाले हैं, वो इसको रोकने लगेंगे क्या? तो यहाँ यही पढ़ा जाता है ना भैया, इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा समझिएगा कि जब ये लिगेंड किससे मिलने जा रहा है, तो उसके जो डी में डी जो मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन मेटल बस वो डी, ये डी ऑर्बिटल में है कि नहीं? क्या उस ये जो डी ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, और ये रिपल्सन होने लगेगा क्या? लेकिन मेटल कहेगा इसे देखिए खींच रहा अपने तरफ, जिसे पतंग को खींच रहा अपने तरफ, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो जो आजू बाजू लगे वो रोकने लगेंगे क्या उसको? देखिए ये जो ये इलेक्ट्रॉन इसको रोकने लगेंगे क्या? लिगेंड कह रहा नहीं हम मिलने जा रहे हैं, मेटल से मिलना है, लेकिन जो उसके ये ऑर्बिटल है देखिए ये उसको रोकने लगेंगे क्या, जो इलेक्ट्रॉन है? अब देखिए यहाँ पे होता क्या, जब इसको लिगेंड मान लीजिए हर तरफ से लिगेंड हमने ऐसे लगा दिए, पहले कोई लिगेंड नहीं था, पहले क्या था? कोई लिगेंड आजू बाजू नहीं था, तो क्या इनका किसी थ्रू रिपल्सन होगा क्या? नहीं। उसी बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा सकता हूँ क्या? बोलो भाई, मैं थोड़ा सा ये बस ये मिटा सकता हूँ क्या ऊपर? इसका जैसे मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने ऐसे ही ऑर्बिटल बना दिया 5 ऐसे, ठीक है, और बोल देंगे फ्री फॉर्म है, किस फॉर्म में? फ्री फ्रॉम मेटल कटायन, मतलब ये है फ्री फ्रॉम मेटल कटायन, ये जो मेटल हो क्या है? फ्री है, ठीक है। और ये कितनी संख्या है इसकी? 5। फ्री किससे है? मतलब आप इसको बोल सकते हैं अब्सेंस ऑफ लिगेंड, अब्सेंस ऑफ मतलब इसके आजू बाजू कोई भी लिगेंड, तो फिलहाल इनकी एनर्जी क्या है? बराबर है। जैसे से मान लो आप हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे खड़े हैं, मेरा ये जैसे बॉडी का फ्रंट पार्ट है, ये मेरा साइड वाला पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे किसी को धक्का दे दे, किसी को, तो मेरा कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, कौन सा अनइफेक्टेड होगा? ये इफेक्टेड होगा, लेकिन ये बाजू वाले, वही से समझना कि ये जो मेटल है फ्री फॉर्म, इसका आजू बाजू भी कोई नहीं है, तो सबकी लगभग एनर्जी क्या है? इक्वल है। अब अगर मैंने इधर से धक्का दे दिया तो जो मेरे जो भी बॉडी पार्ट इधर से होंगे, क्या उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ना? अगर मैंने साइड से धक्का मार दिया, किधर से मार दिया, साइड से, कुछ इफेक्ट आएंगे ना? या मेरे आसपास अगर लोग आज हमें धक्का मारना चाहते हो तो बॉडी में कुछ ना कुछ होने लगेगा ना? अब देखिए होता क्या कि जब इसके आसपास थोड़ा सा लिगेंड आने लगता है, कौन आने लगता है इसके आसपास? लिगेंड आने लगता है, जैसे लिगेंड इसके आजू बाजू आने लगता है तो यहाँ धीरे धीरे स्प्लाइटिंग का माहौल बनने लगता है। कैसा लगने लगता है? स्प्लाइटिंग का माहौल बनने लगता है, मतलब इसकी एनर्जी पहले से बढ़ जाती है। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने बहुत जो सिंपल तरीका मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ कि जब कभी भी कोई अगर मैग्नेट हो, वो बहुत दूर दूर हो, मतलब उसमें कोई फोर्स ना लग रहा हो, और जब थोड़ा सा फोर्स लगने लगता है, जब फोर्स थोड़ा सा, तो क्या कुछ ना कुछ उसमें डिसबैलेंस होने लगेगा ना? बोलो भैया। जैसे आप सीधी सी बात समझो ना, जैसे किसी की बारात आने वाली हो, ठीक है, और जैसे ही पहला गाना सुनाई दे दिया, जो बारात आ रही है उसका अगर पहला सॉन्ग सुनाई दे देता है, जो लोग घर के होते हैं तो क्या बेचैनियां होने लगती है? उसी को फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माहौल। कि फिर माहौल बनने लगता है, क्या बनने लगता है? ये लिगेंड बहुत दूर था, क्या था? तो फिलहाल अभी कोई माहौल नहीं था, लेकिन जैसे लिगेंड उसके आसपास नजदीक आने लगते हैं, माहौल बनने लगता है। उसी के यहाँ बोलते हैं कि जो 5 डिजोनेट ऑर्बिटल होते हैं मेटल का, वो सिमेट्रिकल है। कैसे हैं? मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब इनकी एनर्जी पहले से क्या हो गई? बढ़ गई, है ना? ये प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इसके आसपास लिगेंड आ गए, इसके आसपास, इसको सिमेट्रिकल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब लिगेंड जो है, समझिएगा, लिगेंड एक्सिस से नॉन हर तरफ से घेर लिए, लिगेंड हर तरफ, मतलब वो इधर से भी घेर लिए हैं, इधर से भी घेर लिए हैं,
ये समझ गया। अब जब लिगेंड जब घेर लिए तो लगभग यहाँ थोड़ा हलचल बढ़ गई, एक माहौल बन गया। अब लिगेंड ने कहा कि अगर दो कंडीशन कह रहा है कि अगर हम जाएंगे तो या तो सामने से जाएंगे या फिर साइड से जाएंगे। वो कह रहा है या तो हम सामने से जाएंगे या फिर साइड से जाएंगे, यही पे कंडीशन चेंज हो जाता है। कहता है या तो हम सामने से जाएंगे या फिर साइड जाएंगे। तो जैसे आप देखिए, बस समझिएगा मेरी बात को, कि जब लिगेंड घेर लिए ना, इसको पूरा लिगेंड घेर लेते हैं, अब यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाता है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जब लिगेंड घेर लेंगे तो हो सकता है एक्सिस वाला पहले मिल जाए। अगर लिगेंड मान लीजिए आप दो अप्रोच होते हैं, या तो लिगेंड इधर से अप्रोच करेगा एक्सिस के लॉन्ग, या फिर बिना एक्सिस का अप्रोच करने करेगा। अब अगर मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि अगर कोई मुझे इधर सामने से आके लड़ेगा या मैं सामने से लड़ूंगा, मेरा ये वाला पोर्शन डैमेज होगा, बाजू वाला बचेगा। अगर हम बाजू से जाके लड़ेंगे तो फिर ये बाजू वाला डैमेज होगा, ये फ्रेश रहेगा। तो वैसे ही अगर लिगेंड मान लीजिए अगर एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसी एक्सिस के लॉन्ग आएगा, तो लिगेंड में और इसमें रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात। मेटल कह रहा है तुम चले आओ लिगेंड से, लेकिन जो मेटल के डी ऑर्बिटल है वो और लिगेंड में रिपल्सन होने लगेगा क्या? और अगर लिगेंड नॉन एक्सिस है, कैसा रहे, तो क्या अब इनसे रिपल्सन होने लगेगा क्या? साइड वालों से, जो साइड में होगा उनसे झगड़ा होने लगेगी ना। तो जो मेटल का डी है वो और लिगेंड में रिपल्सन होने लगता है, तो जो डी हो क्या होने लगता है, स्प्लाइट होने लगता है। क्या होने लगता है? जब स्प्लाइट होने लगते ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग। क्या बोलते हैं इसको? मतलब हम लोग पहले क्वाड्रेंट नंबर 6 की बात, किसकी बात करेंगे? अभी लिगेंड का कोई डिस्कशन नहीं ना बोला गया कि क्वाड्रेंट नंबर 4 है कि 6 जो भी है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑक्टा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग। क्या बोलते हैं भैया इसको? ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले फिलहाल समझिए, ऑक्टाहेड्रल मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 6। उसी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग। स्प्लाइटिंग का मतलब होता है टूटना। क्या स्प्लाइटिंग का मतलब किसका? डी ऑर्बिटल का। जो मेटल के डी ऑर्बिटल वो सब धीरे धीरे एनर्जी क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब टूटेंगे क्यों? देखिए, अब अगर ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, तो इसमें कंडीशन ये होता है, मैं पहले आपको समझा भी दे रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल भी ये कहा जाता है कि देखिए, कहते हैं डायरेक्शंस ऑफ, समझिएगा, डायरेक्शंस ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स आर अप्रोच टू ईच अदर। टू ईच अप्रोच मतलब मिलना, अप्रोच मतलब, अब देखिए जैसे ये मेटल के 5 ऑर्बिटल कितने, मैंने एक बात बोला आपसे कि जब बारात आती है तो हलचल बढ़ जाती है। अब बारात मान लीजिए 2-3 रास्ते होते हैं, या तो फ्रंट रास्ते से आएगी, या तो अगर फ्रंट से मान लीजिए अगर आ रही है आपके घर पे, तो फ्रंट वाले पर हलचल बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे? अगर वो साइड से आएगी तो साइड वाले पर हलचल बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है किधर से आपके घर में एंट्री कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे भी आप जल्दी गए थे ना फंक्शन में, समझिए इस बात को कि अगर वो फ्रंट से घर के आ रही है तो फ्रंट हलचल बढ़ जाएगी कि नहीं। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल फिक्स होता है कि जो लिगेंड आएगा वो फ्रंट से आता है, कहां से आता है? एक्सिस के लॉन्ग आता है। तो जब देखिए इससे लिगेंड अप्रोच करने लगेगा, अब लिगेंड का कंडीशन फिक्स होगा, लिगेंड किधर से आएगा? एक्सिस से। एक्सिस पे इसमें कौन कौन होते हैं? एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा होता है डी जेड। तो बोलिए अब, और बिना एक्सिस के कौन होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड। तो लिगेंड किधर से आ रहा है? एक्सिस से। तो क्या अब इसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा? तो रिपल्सन बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर तो जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसको ऐसे खींच देंगे। फिर देखिए इसकी एनर्जी बढ़ गई और इसकी एनर्जी कम हो गई, और जहां से इसको मेजरमेंट करते हैं इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं भैया? बेरी। उधर के ऊपर कितने बॉक्स हैं? 2 का उल्टा नीचे वाला ये हो जाएगा +3/5। नीचे कितने बॉक्स हैं? उल्टा -2/5। यह क्या? -0.4 डेल्टा ओ नॉट। यह जाएगा +0.6 डेल्टा ओ नॉट। ये प्लस है, ये इधर बताता है कि एनर्जी घट गई है, ऊपर एनर्जी बढ़ गई। ऊपर बढ़ने का रीजन, ये लिगेंड उसी डायरेक्शन से जा रहा है जिस डायरेक्शन से मेटल के डी ऑर्बिटल है। ये कह सकते हैं यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो अलोंग द एक्सिस जा रहा है। मेटल कह रहा है चले आइए, लेकिन ये उसके जो है ना, ये जो सिक्योरिटी वाले रोक दे रहे हैं, तो इसलिए इससे झगड़ा होने लगा। तो किस फ्लाइट हो गया? क्या हो गया? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? बोलो भैया, इसको मिटा दें थोड़ा। अब जो स्प्लाइटिंग है ना, स्प्लाइटिंग ये किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड पे। स्प्लाइटिंग किस पे डिपेंड करेगी? लिगेंड करने का मतलब है कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो किस तरह झगड़ा करने वाले हैं या झगड़ा करने वाले नहीं है। झगड़ा करने वाले या मतलब हल्का झगड़ा करने वाले, 2 तरह के देखो, बहुत भयंकर झगड़ा करने वाले और एक बहुत ही मतलब माहौल बनाया करेंगे। जैसे बंटी वाली जब खींच लेते हैं
बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, जानते हैं कि जब हम खींच रहे तो कोई बोलेगा तो है नहीं, एक होता है बिना खींचे जब बोलते हैं तो माहौल बन जाता है। तो यहाँ देखिए इसको कहते हैं लिगेंड, दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और, थोड़ा समझिएगा बड़ा आसानी से, यहाँ जो लिगेंड है दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है, समझिएगा, स्प्लाइटिंग ज्यादा कहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में या वीक फील्ड में। देखिए अगर स्प्लाइटिंग का मतलब होता है ना भैया, थोड़ा समझना मेरी बात को बड़े सिंपल तरीके से यार, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया तो ये गैप का डिफरेंस आ जाता है। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये गैप बहुत ज्यादा मिलेगा, और वीक फील्ड होगा तो एक गैप बहुत ही कम मिलेगा, इस तरह से ये गैप बहुत, ये किसके लिए है और ये किसके लिए है, ये बात समझ रहे। इसी गैप को, जो गैप है इसी को बोलते हैं डेल्टा ओ नॉट, ये जो गैप इसी को बोलता है डेल्टा ओ नॉट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिस, देखिए ये जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ नॉट, क्या बोलते हैं इसको, ये जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ नॉट। और जैसे मान यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इसमें, और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और भरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उसमें एनर्जी लगानी है, उसको क्या बोलते हैं, ये लिखा रहेगा पी से, किससे लिखा रहेगा, पी से, मतलब कहते हैं इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड या टू ऐड वन अदर इलेक्ट्रॉन, जब अभी एक और इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, किसी भी एक ऑर्बिटल में जो आप एक इलेक्ट्रॉन और रखना चाहते हैं तो बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या है तो उसमें ये ऑर्डर होता है, वीक फील्ड के केस में ये ऑर्डर होता है। अब देखिए ये वाला ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कि यहाँ पे ये गैप ज्यादा है, गैप क्या है, ज्यादा, मतलब अगर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आपने एक यहाँ भरा, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि दोनों में देखिए इसकी एनर्जी कम है, तो आप चाहे वो D1 और D2 या ये आराम से बोले D1 D2, और जब D4 आएगा क्या आएगा, तो उसमें ये कह रहा है कि ये गैप ज्यादा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी ज्यादा है ना, और पेयरिंग एनर्जी, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर D4 में आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और अगर यहाँ भरेंगे तो एनर्जी कम लगेगा। वो डी मतलब ये वाला डेटा ये बोल रहा है कि अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और अगर फोर्थ यहाँ भरेंगे तो कम एनर्जी लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में भरा जाता है, तो अगर यहाँ भरेंगे तो कम एनर्जी लगेगा। तो देखिए इसका कोड ये होता है, अगर मामला किसका हो, देखिए इधर मान लीजिए 3 सेट ये हो गया और 2 सेट, 3 सेट इधर 2 सेट। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, आप नंबर बोलिए इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए फिर से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कैसा नहीं बिंजो बजाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किसके लिए है। अगर मामला वीक फील्ड का, किसका, ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए वीक फील्ड में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप दूसरा, जिस 3 यहाँ भर लिए, अब अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे ज्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ भरेंगे कम एनर्जी लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना चाहते हैं, यहाँ, ये एनर्जी ज्यादा है ना, ये इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना चाहते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, और यहाँ भरना चाहते हैं तो इसलिए हम फोर्थ यहाँ ना भर के कहाँ भरेंगे, देखिए कैसे बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सुन पा रहे हैं, बोले भाई इतना समझ पा रहे हैं आप। पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, पेयरिंग। अब देखिए क्या इसको थोड़ा ऊपर खींच सकते हैं आप, ये याद रखिएगा बिंजू वाला कॉन्सेप्ट। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या है तो 1 से लेकर 6 तक नीचे ही रहेंगे, 1 से लेकर 6 तक। और अगर मान लीजिए वीक फील्ड है, कैसा है, 1 2 3 4 5 1 मतलब सॉरी हाँ 6 7 9 10। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत लेटेस्ट तरीका, अगर ऐसा सीख गए तो फिर बोलना ही नहीं, पूछना ही नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, ऐसे बना दिया, और ये गैप से ही आप समझ जाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन। अब जिसे यहाँ भरना होता है D1 से लेकर D10 तक, कहाँ तक, यहाँ भी मान लिया D1 से, है ना, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे D1
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D1, D2, D3, D4, D5। चलिए ठीक है, पहले 5 5 का सेट, पहले इधर 3 भर लेते हैं, इधर भी 3 भर लेते हैं ना, नहीं तो सबको एक साथ भरेंगे तो हाच पच होने लगेगा। देखिए यहाँ पे ये हाई एनर्जी लेवल, इधर लो एनर्जी लेवल, इधर क्या होता है, देखिए ऐसे इधर लो एनर्जी लेवल है, ऊपर क्या होता है, तो पहले इधर देखिए D1 होगा तो हो जाएगा T2G में, कहाँ जाएगा T2G1 EG, ये T2G2 EG, T2G3 EG, इधर देखिए T2G1 EG, क्या क्यों, वो टेट्राहेड्रल में नहीं रहता है, किसमें नहीं रहता है, क्या पता समझ पा रहे हैं, बताएं उसको भी, ये समझ गए आप, टेट्रा में डी जी नहीं रहता है। अब देखिए इसमें क्या दोनों में ये कॉमन है, मतलब ये होता है कि अगर D1 से लेकर D3 है, D1 2, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर नो इफेक्ट, नो, इस पे कोई इफेक्ट, क्या बात समझ गए। अब मामला था D4 से, जो इस बार टेस्ट में आपके आया था D4 से, यहाँ पे किससे मामला आएगा D4 से। ये कौन सा फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, याद रखिए स्ट्रॉन्ग मतलब गैप ज्यादा, पेरिंग वो ये वाला गैप बहुत, पेरिंग एनर्जी कम है, पेरिंग एनर्जी क्या होती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको एनर्जी, तो मान दूसरा अगर हम ऊपर भर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है और बगल में रखते एनर्जी कम लग रहा है, तो इसलिए पेयरिंग करा देंगे, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड। किसके लिए, 1 2 3 4 5 7 8 9, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे आप, देखिए ये एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, पेयरिंग कम है, ये जगह पेयरिंग कम है ना, तो T2G4 और EG और D5 में हो जाएगा, फिर T2G5 और D6 में T2G6, इतना समझ गए आप। अब देख जब यहाँ T2G4 बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये वीक फील्ड है, क्या है वीक फील्ड, मतलब होता है कि ये अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसे आप जंप कर क्या करा दीजिए तो एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है ना भाई इसका, ये जैसे इसमें ये ज्यादा एनर्जी है ये कम है, तो इसलिए पहले ऊपर भेज देंगे, जो ऊपर तो T2G3 EG1 हो जाएगा, फिर D5 के लिए T2G3 EG और D6 के लिए 4 EG, फिर D5 के लिए, रुक जाइए पहले इतना समझ गए, पहले दोनों बात बोलो भैया, ठीक। अब देखिए बोलेंगे D7, क्या बोलेंगे यहाँ पे D, तो देखिए अब इसमें जाएगा T2G6 EG, थोड़ा यहाँ देखिए यहाँ भी आएगा D7, क्या आएगा याद रखिए, अभी वो इसी में जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है T2G5 EG2, अच्छा जब D8 आएगा क्या आएगा, तो T2G6 EG, यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा जब D8 क्या आएगा, तो T2G6 EG, देखिए इधर T2G6 EG, देखिए दोनों बराबर हो गया क्या, अब इसके बाद दोनों का बराबर आएगा जब बोलेंगे D9 और 10, तो D9 आएगा तो T2G, अब 6 में तो बढ़ नहीं सकता, EG3 बनेगा, ये D9 के लिए, किसके लिए, और D10 के लिए, तो भाई T2G6 EG, क्या आप समझ पा रहे हैं, तो मेन मैटर कहाँ पे इस फंसता है, D4 से लेकर के 7 तक, देखिए इसका 7 T2G5 EG2 है कि नहीं, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, देखिए 1 2 4 हो गया, तो क्या T2G3 EG2 हो गया कि नहीं, अब छठवां इसमें आएगा कि नहीं, तो क्या छठवां के लिए T2G4 EG2 बोलेंगे कि नहीं, देखिए T2G4, अब सातवां के तो भी यही भरेंगे ना, क्या इतनी बात समझ गए पहले, बोलो भैया, क्या इतनी बात समझ गए आप, बोलो भाई, थोड़ा मिटा दें। अब यहाँ पे एक वर्ड ये आता है लो स्पिन और हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन। देखो आप अगर बात करें हाई स्पिन किसका,
इसमें देखो कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, इधर देखो लो स्पिन, किसकी बात कर रहे हैं, हाई, तो हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अगर हाई है क्या है तो उसको कौन सा स्पिन, और अगर लो है तो, अरे लो मतलब कम यार, अनपेयर्ड अगर ज्यादा है तो हाई स्पिन, कम है तो लो स्पिन। क्या बात समझ रहे हैं? सवाल है पहचानेंगे कैसे, किसी क्या सवाल है, यहाँ पे लिख लो की पॉइंट, क्या लिख लो आप, देखो कॉपी में जगह है क्या, बोलो भाई। अगर D1 से D3 है क्या है, और D8 से D10 है, D8 से लेकर के, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, बोलेंगे नो लो स्पिन नो हाई स्पिन, नो और नो हाई स्पिन। ये समझ पा रहे क्यों? क्योंकि देखो ये तीन बॉक्स दोनों में बराबर है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3, ये तो बात बराबर है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद 1 2 3 4 5 6, वीक में 1 2 3 4 5 फिर 6, तो ये तीन बराबर है। फिर डी मतलब D8 D9 D10 इसमें बराबर आता है, इसमें इसलिए लो स्पिन और हाई स्पिन, तो लो स्पिन हाई स्पिन आएगा किसमें, हाँ D4 से D। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसको बोलेंगे लो स्पिन, क्या बोलेंगे, क्योंकि उससे पेयरिंग हो जाएगा। और अगर वीक फील्ड है क्या है, इसको बोलेंगे हाई स्पिन, क्या बोलेंगे इसको, हाई, क्योंकि इस पे पेयरिंग नहीं होगा, है ना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप, बोलो भाई। अब इसको लगाते हैं एग्जाम्पल्स, किसे ट्राई करते हैं, लिखो आप COF6-3, अभी बता दे रहे हैं, अभी सब आएगा ये यार, अभी ये सब आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, उससे फिल्टर कर ले पहले, COF6-3, ठीक है, COF6, इसको बोल सकते हैं हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड। यह बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस, देख लें इसे कोबाल्ट +3, क्या ये पहले वैसे 4s2 3d7 होता है, बट +3 3d6 हो जाएगा, 3d। एक बात है, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है यार, कंफर्म है, यहाँ जो लिगेंड है वो कैसा है, एक बार देख लो। वीक फील्ड केस ये होता है कि ये कंडीशन होता है वीक फील्ड के लिए, सॉरी, ये वीक फील्ड पेयरिंग एनर्जी कम कौन है, तो देखो पहले अगर वीक फील्ड है क्या है, तो ये सेफ्टी किसकी बात चल रही है, डी से 2 पार्ट टूट जाएगा, ये देखो 1 2, ये समझ गए पहले 3। अब अगर बताओ वीक फील्ड कैसा है, चौथा कहाँ भरेंगे, कंफर्म है, ये क्या हो गया, D4 D5, और ये ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ऊपर ये हो जाएगा 4s, क्या हो जाएगा, जैसे 3D चलता ना या 3D, 4s, फिर क्या मिल जाएगा 4p, और फिर ये नया चीज है, मतलब ये जो बता रहे हैं वो ठीक है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, अरे 6 है क्या, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए ना खाली इधर, कि इधर पेयरिंग होगा क्या वीक फील्ड है तो नहीं। देखो इधर 1 s और 3p और 2d हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, थोड़ा सोचो ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये अनपेयर्ड है क्या, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो इधर नहीं, ये अनपेयर्ड है क्या, पैरा या डाया, पैरा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इधर कौन गिनेगा, इधर 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इस वाले में, ऊपर वाले में, मतलब ये ऊपर है ना लास्ट में, जैसे अगर आप कहाँ से भरोगे, जैसे यहाँ जब इलेक्ट्रॉन भर, जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s से भरा गया ना, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर वो यहाँ से भरते हैं, कहाँ से भरते हैं आप, इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, आप 4s से भर रहे हैं ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आउटर ऑर्बिटल। डी में कितना है, डी में 6, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, तो बता लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, हाई स्पिन, देख लो बार अपनी कॉपी, इसको बोलेंगे हाई स्पिन,
अच्छा सुनो, हाई स्पिन का मतलब मैंने भी लिखवाया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, देखो अनपेयर्ड है ना इधर, और नहीं भी जानते घबराओ नहीं, देखो दूसरा लिखा है CONO2 6 माइनस, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा है, यहाँ भी कोबाल्ट वही है, यहाँ भी +3 आएगा 3D6, बट यहाँ पे लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या ये गैप बढ़ जाएगा पहले से, इधर देखो व्हाइट बोर्ड फटाफट, यहाँ कितना भरोगे, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्थ कहाँ जाएगा, 4 5, ये 3D वाला है ना, ये 4S के बगल में होगा, फिर ये 4P होगा इसके बगल में, और फिर क्या यहाँ पे 2 ये खाली मिल गया क्या ऑलरेडी, 2 यहाँ से यहाँ से, और अब ये वाला हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्या इसको D2sp3 बोलेंगे क्या। अब ये वाला D यूज क्या लिया ना आपने, इसको ऑक्टा, तो ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, आउटर या इनर, इनर, क्योंकि आप वो D यूज कर रहे हैं, देखिए आप ये D यूज कर लिया ना आपने, ये इधर देखिए, ये वाला D यूज किया ना आपने, ये वाला, इधर देखो भैया, ये वाला D आपने यूज किया ना, ये वाला, इसको इनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरा या डाया, डाया, क्योंकि अब कोई अनपेयर्ड नहीं है। अब बताओ म्यू की वैल्यू कितना है, कि म्यू की वैल्यू 0, आउटर या इनर। अब याद समझना, लो स्पिन या हाई स्पिन, देखो अब सब पेयर हो गया कि नहीं, देखो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हुआ, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो हमने बोला था लो स्पिन और हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर होगा, देखो इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 4, तो ज्यादा है ना, तो इसलिए इसको कौन सा स्पिन बोलते हैं, हाई। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम है ना इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन। क्या ये बातें समझ में आ गई, तो जो इसमें लिखना चाहते हो आप पहले ये लिख लो इतना। अब जैसे आप देखो एग्जांपल, ये कोबाल्ट है, ठीक है, जैसे लिखो अगला, मान लो निकल दिया, क्या दिया हो, NH36+3 कितना है, ठीक है, या +2 कर लो, क्या कर लो। अब बताया निकल का पहले 3D8 आ जाएगा, +2 है तो बोलो भाई 3D8 आ जाएगा ना। अब बस बताओ यहाँ पे लिगेंड कैसा है, नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड के वीक फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग होती है एनर्जी ज्यादा होगी, थोड़ा ये बात अगर एक बात समझ गए ना, ये वाला इसमें सौरभ जी को मारा था मैंने, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो गैस ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, अब ज्यादा हो जाएगी। तो जब ये बॉक्स बनाओगे, मान लो इधर ये देखो, ये 3 ये हो गया और 2, तो पहले इधर देखो 1 2 4 7, इसके बाजू में 4S खाली होगा, ये 4P हो गया और ये 4D, ऊपर नहीं पेयरिंग कराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ेगा, 1S 3P और 2, इनको मिक्स करा देंगे, बताओ पहले ये बन जाएगा sp3 ज्योमेट्री, अगला बन पैरा या डाया, चेक कर लो, पैरा, पैरा कितना अनपेयर्ड है, 2 पॉइंट मान लेते 83। नेक्स्ट बताओ, अरे अगला पॉइंट क्या, लो स्पिन या हाई स्पिन, सॉरी आउटर या इनर, आउटर आर्टिकल कॉम्प्लेक्स, यहां से है ना। अब लो स्पिन या हाई स्पिन, चलो यहाँ पे नो लो स्पिन और नो हाई स्पिन, रीजन हाँ, तो D8 में सब नहीं चलता है, D4 D5 D6 D7, टोटल 4 है जिसमें ये नहीं चलता है, शुरू के 3 लास्ट के 3, शुरू के D1 to D3 D1 to और D8 to D10, इस पे ये सब। अब दूसरा एग्जाम्पल फिर इसी का लिखा गया है, ठीक है, कोबाल्ट NO2 6-4, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, ये भाई पेन चला के बता कर हवा में नहीं यार, बस ये +2 है, क्या यहाँ पे 3D8 आ जाएगा, बोलो भाई, यहाँ पे 3D8 है ना कोबाल्ट का, सही है ना कोबाल्ट का, 1 मिनट 8 नहीं आएगा, 3D सही है ना, भाई होता है 4s2
3d7, 2 प्लस है तो 2 ये गायब हो गया। अब समझना थोड़ा, पहले ये डी में कितने हो गए और ये 2 हो गया, ठीक। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी ये वाला एनर्जी ज्यादा हो गया किससे, इधर देखो 1 2 4। अब सवाल आ गया, मान लो ये 1 हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया। सवाल है कि अब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो क्या यहां से भरेंगे, यहां से तो होता नहीं है। इधर सुनना, यहाँ पे यहाँ होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भरेगा कि खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, क्या बन जाएगा ये D2sp ऑक्टा। अब देखना उधर, ये पैरा था ना, नहीं ये अब इधर है ना पैरा, तो यही बोलेंगे। अब जैसे अनपेयर्ड है वो तो ट्रांसफर हो गया ना सिर्फ, म्यू की वैल्यू कितना आएगी, बस 1.73। कितना, आउटर या इनर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ इधर चला गया ना वो। अब इधर लो स्पिन या हाई स्पिन, बोलो भाई, लो स्पिन या हाई स्पिन, कैसे, अच्छा D7 है ना, D7, तो D7 के लिए क्या बोलेंगे, लो स्पिन बोलेंगे या हाई स्पिन बोलेंगे, यहाँ पे लो स्पिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि पेयरिंग हो गया ना इसमें एकदम, इसका आंसर हो जाएगा लो स्पिन, ठीक है। D2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, 1.73 इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन हो गया। अब सवाल है कि सर जैसे आप यहाँ पे एक था तो आपने ट्रांसफर कर दिया, ये हम लोग कैसे जान पाएंगे कब ट्रांसफर होगा कब ट्रांसफर, तो उसको लिख ले, कंडीशन लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए कंडीशन फॉर ट्रांसफरेंस, कंडीशन फॉर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर कब होता है ये लिख लीजिए, कंडीशन फॉर ट्रांसफरेंस, कंडीशन ऑफ ट्रांसफरेंस। एक ये भी एग्जांपल देख लीजिएगा, CuNH3 4+2, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन लिखिएगा, कॉम्प्लेक्स शुड हैव SFL, सफल क्या होना चाहिए, सफल मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये है क्या, तभी ये होगा, तभी ये, अगर यहाँ F6 होता क्या होता, तब ये, दूसरा पॉइंट, ये पहला कि कॉम्प्लेक्स शुड हैव क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूसरा कॉम्प्लेक्स शुड हैव, ये देखिए ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली वन, फिर से देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड है, ध्यान से देख लीजिए कितने अनपेयर्ड है, 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एक ज्यादा होता तब ट्रांसफर, जैसे इसके पहले देखा ना आपने 2 था तब ट्रांसफर। तीसरा पॉइंट देखिएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस टेक प्लेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस टेक प्लेस, यानी इधर देखिए अगर ये बनने की उम्मीद तभी यहाँ पे ट्रांसफर करना, ही तो नहीं बनेगा। ये भी कि क्या बनना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं तो फिर ट्रांसफर नहीं होगा। यानी 3 कंडीशन, पहला कॉम्प्लेक्स में कैसा लिगेंड होना चाहिए, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स शुड हैव एक अनपेयर्ड सिर्फ, तो यहाँ भी एक मिलता है इसलिए यहाँ भी ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे इनर नहीं बोलेंगे क्योंकि 4 है ना, तो 4 में सब नहीं पूछा जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह का नोट कर लीजिए इसको।